नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने टॉपिक जारी है अभिप्रेरणा। और लास्ट टाइम के वीडियो में आपने पढ़ा था अभिप्रेरणा के सोपान हैं। 3 प्रकार से इनको समझा था। आवश्यकता, चालक है जिसको ड्राइव बोला गया, और आपका लक्ष्य या गोल। इसके अलावा आपने प्रेरक को समझा, उद्दीपक क्या होता है ये समझा, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताओं को जाना, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं इसको भी आपने अच्छे से समझा। आज साथियों पढ़ेंगे अपन अभिप्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। और आज का वीडियो समझने वाला है साथियों। जो समझ गया वो पर्सन सही कर पाएगा एग्जाम में, और निश्चित तौर पर 1% यहाँ से आने की संभावना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दे रखा है इसमें। आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के संपूर्ण घटनाक्रम को अभिप्रेरणा कहते हैं। कहाँ से? आवश्यकता से। कल आवश्यकता आपने पढ़ी थी, एक अनिवार्य और एक जो अनिवार्य नहीं है, यानी गैर अनिवार्य आवश्यकता, ये आपने पढ़ी थी। से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के संपूर्ण घटनाक्रम को ही क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे ये आपकी आवश्यकता है और प्लस चालक प्लस लक्ष्य, तो ये क्या है? आपकी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा साथियों 2 प्रकार की होती है। पहली है सकारात्मक या प्राकृतिक, और इसी को बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वयं से प्रेरित होती है वही आपकी सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। इस प्रेरणा में साथियों बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं या आंतरिक इच्छा से करता है। जैसे जैसे साथियों, आप में से बहुत से विद्यार्थी हैं, उनको रीट की परीक्षा देने में आनंद आता है, और उनकी स्वयं की इच्छा है कि मैं तो रीट की एग्जाम ही दूंगा। कोई नीट की एग्जाम देने में आनंद का अनुभव कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड की, यानी स्वयं की आपकी आंतरिक इच्छा। सकारात्मक प्रेरणा से किसी कार्य को करने पर संतोष मिलता है। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य मोटे तौर पर स्वतः अभिरुचि से होता है। जिस कार्य में आपकी रुचि है, इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो ये अभिप्रेरणा का पहला प्रकार है साथियों, अच्छे से आपके समझ में आया होगा। दूसरा दूसरा है नकारात्मक या कृत्रिम, या इसको कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा जिसे बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, वह आपकी नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे साथियों, एक विद्यार्थी है, गणित के प्रश्न इसलिए हल करता है कि उसे दंड नहीं मिले। छोटे बालक को निबंध याद करने के लिए उसे प्रलोभन दिया जाता है कि आपको ये निबंध याद करोगे तो आपको चॉकलेटें मिलेगी। यानी ये क्या हो गया? बाह्य प्रभाव। बाह्य प्रभाव के कारण किसी दूसरे की इच्छा से वह याद कर रहा है, और बालक सिर्फ वह चॉकलेट प्राप्त करने के लिए किसको याद कर रहा है? निबंध को याद कर रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा है इसको कहेंगे नकारात्मक। और यह परिस्थिति अथवा दबाव के समाप्त होते ही स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जैसे ही आपको चॉकलेट मिली और जो निबंध याद करने का दबाव था, प्रेशर था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया साथियों। तो ये इस प्रकार की परिस्थिति होती हैं जो दबाव के समाप्त होते ही अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा या कृत्रिम अभिप्रेरणा। जैसे आपकी निंदा है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, प्रतिद्वंदिता है। साथियों, आप प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, किस लिए लेते हैं? पुरस्कार के लिए, कि पुरस्कार प्राप्त हो। कोई कार्य करते हैं अच्छे से करते हैं कि उसमें हमें प्रशंसा मिले। कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो ये चाहते हैं कि मैं इसमें पास हो जाऊं अच्छे से। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, नकारात्मक या कृत्रिम बाह्य अभिप्रेरणा। अब देखिए आगे, अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशनल साइकिल। आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के तीनों चरणों के चक्रीय क्रम को अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं। आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक के जो तीनों चरण हैं, इसमें आवश्यकता भी आती है आपकी, प्रेरक भी आते हैं और लक्ष्य भी आता है। इन तीनों चरणों के चक्रीय क्रम को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्कर की पहली मुख्य बात व्यक्ति में
किसी इच्छा या चाहत का जन्म होता है, यानी उसे किसी अपनी आवश्यकता से अवगत होना है। अभिप्रेरणात्मक चक्र दो प्रकार का होता है। सबसे पहले है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र। ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं स्वतः स्वाभाविक रूप से जारी रहता है वह कहलाता है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र। कल भी आपको बताया था, देखिए जैसे आपकी भूख है, प्यास है, नींद है आदि का चक्कर, इसमें तीन चरण होते हैं साथियों। सबसे पहले आवश्यकता है, उसके बाद में चालक है और एक लक्ष्य है। अगले दिन पुनः यही चक्कर पुनः दोबारा से शुरू होता है। यानी भोजन की आपको आवश्यकता है तो यहाँ पर भूख क्या होगा, चालक होगा, और लक्ष्य भोजन को प्राप्त करना। एक बार प्राप्त कर लिया तो पुनः वही चक्कर आपका फिर से शुरू हो जाएगा कुछ समय पश्चात। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्कर। अगला है साथियों संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्कर। ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्कर जो स्वयं नहीं चलता बल्कि संज्ञान के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा चलाया जाता है, संज्ञानात्मक चक्कर कहलाता है। जैसे साथियों आप रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो रीट क्या है, रीट क्या है, आपकी आवश्यकता है साथियों। रीट क्या है, आपकी आवश्यकता है, और इसके लिए आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोचिंग करेंगे, तो ये क्या है आपके लिए चालक का कार्य करते हैं। यानी पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई धक्का देगी आपको, किसके लिए, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और यहाँ पर नौकरी क्या है, रीट क्यों कर रहे हैं आप, नौकरी के लिए। नौकरी क्या है आपका, ये गोल है, लक्ष्य है आपका। तो ये इस प्रकार से चलता है साथियों। इसको तो कहेंगे अभिप्रेरणात्मक चक्कर, चक्रीय। लेकिन यहाँ पर क्या है, संज्ञानात्मक चक्कर है साथियों। नौकरी लग गए, आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लेकिन यह लक्ष्य यहीं पर समाप्त आपका नहीं होगा। आप फिर से अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे और सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाएंगे। यानी रुकने वाले नहीं हैं इसमें, आप लगातार आगे ग्रोथ करने के सोचेंगे, बढ़ते रहेंगे अपने ज्ञान का उपयोग करके। ऐसा ही देखिए नीचे समझाया गया है। आवश्यकता है आपको कि 1000 रुपये की प्राइवेट नौकरी से तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना, वह पैसे कमाना, और इसमें चालक आपके वही कोचिंग है, बुक्स हैं। फिर लक्ष्य क्या है, इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना, वह पैसे कमाना, इसको आपने प्राप्त कर लिया, लक्ष्य आपका प्राप्त हो गया। फिर क्या है, संज्ञान, यानी द्वितीय श्रेणी अध्यापक बनना, अगली बार द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद प्राप्त करने की आवश्यकता। तो ये दो प्रकार हैं साथियों। अब पढ़ेंगे अपन अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा इसको। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को क्यों करता है। व्यवहार का जन्म किसी न किसी इच्छा, चाहते तथा आवश्यकता के फलस्वरूप ही होता है। अतः अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली मूल बात व्यक्ति में किसी इच्छा या चाहत का जन्म होता है। व्यवहार के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन डेकार्ते ने किया था। याद रखें इसको, व्यवहार के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया, डेकार्ते ने। डेकार्ते के बाद थॉमस होबस ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की। तो अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं साथियों। उसमें से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं साथियों। क्वेश्चन कैसे आएंगे, समझ आधारित है। देखिए पहला है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में किया गया। किसके द्वारा, विलियम मैकडूगल के द्वारा। यह सिद्धांत यह मानता है साथियों कि किसी भी परिस्थिति में किसी विशेष प्रकार का व्यवहार मानव क्यों करता है, विशेष प्रकार का व्यवहार मानव क्यों करता है इस प्रकार की कोई परिस्थिति में। विलियम मैकडूगल कहता है इंस्टिंक्ट्स आर स्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम करती हैं। मूल प्रवृत्तियां देखिए कितनी होती हैं, क्या होती हैं, सब अच्छे से इसको समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले साथियों मूल प्रवृत्ति होती क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे साथियों कोई बच्चा जन्म लेते ही रोता है,
या हंसता है या उसको भूख लगती है, तो कुछ प्रवृत्तियां इस प्रकार की होती हैं साथियों, जो जन्म से ही व्यक्ति में होती हैं, वही आपकी क्या कहलाती हैं, मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। तो अब देखिए किसी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं आएगी। मूल प्रवृत्तियों को आपने जान लिया कि मूल प्रवृत्तियां होती क्या हैं। अब आगे देखिए इसको। मैकडूगल के अनुसार सभी प्राणियों में कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिनको उन्होंने क्या कहा है, प्रेरक कहा है। यहाँ मूल प्रवृत्तियां या प्रेरक प्राणी के व्यवहार को प्रभावित एवं संचालित करते हैं। मैकडूगल का मानना है कि मूल प्रवृत्ति के 3 मुख्य तत्व हैं, एक सामान्य उत्तेजना, और दूसरा क्रिया, और तीसरा लक्ष्य निर्देशन। ध्यान रहे साथियों, यह सत्य है कि मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग विलियम जेम्स ने किया था। मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, विलियम जेम्स ने। परंतु एक पूर्ण तथा व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम मैकडूगल को। यहाँ से प्रश्न आ सकता है साथियों, दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मूल प्रवृत्ति का जनक किसको कहा जाता है, विलियम मैकडूगल को ही कहा जाता है साथियों। जो मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय है उसका सर्वप्रथम उपयोग तो किया विलियम जेम्स ने, लेकिन इस सिद्धांत को पूर्ण तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किसने किया, विलियम मैकडूगल ने। इसलिए इसको जनक इसका बोला जाता है। मानव व्यवहार की व्याख्या करने की दृष्टि से यह सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानव व्यवहार की व्याख्या करने की दृष्टि से भाव देखिए क्या होते हैं। वातावरण में किसी भी वस्तु या स्थिति के प्रति हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप उस वस्तु के प्रति हमारे मन में जो भी विचार बनते हैं, उन विचारों को महसूस किया जाने वाला पहलू ही क्या है, भाव कहलाता है। कोई भी वस्तु या स्थिति के प्रति हमें जो भी ज्ञान प्राप्त है, उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप उस ज्ञान के बाद में उस वस्तु या जो स्थिति है उसके प्रति हमारे मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, उन विचारों को महसूस किया जाने वाला पहलू आपका क्या कहलाता है, भाव कहलाता है साथियों। अगर विचार सकारात्मक बनते हैं तो भाव सुख कारक है, और यदि विचार नकारात्मक बनते हैं तो भाव कैसा है, दुख कारक है। जैसे शेर के आने पर आपको डर लगना, मित्रों से मिलने पर हंसना आदि आपको सिखाया नहीं जाता है साथियों। तो ये भाव हैं, जो स्थिति वस्तु जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में ऑटोमेटिक देखने को मिलते हैं। भाव के बाद में बात करते हैं साथियों संवेग की, इमोशंस। भावनाओं या मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू को संवेग कहते हैं। भावनाएं और मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू को संवेग मनोशारीरिक क्या होते हैं, मनोशारीरिक होते हैं, क्योंकि संवेग मन के द्वारा नियंत्रित एवं शरीर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। मन के द्वारा तो इनको कंट्रोल किया जाता है और शरीर के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं मूल प्रवृत्ति। बालक में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां जो जन्म से ही होती हैं और स्वाभाविक रूप से सभी में लगभग समान होती हैं, मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं। जैसे बच्चे का जन्म से ही रोना, गुस्सा करना, जिज्ञासा यानी कुछ जानने की प्रवृत्ति, हंसने की प्रवृत्ति आदि इनको सिखाया नहीं जाता है, ये जन्म से ही होती हैं साथियों और लगभग सभी में समान, तो इनको कहते हैं मूल प्रवृत्ति। कुछ मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं, ये ध्यान में रखें आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट क्या नाम दे रखा है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं और मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। मात्रा समान नहीं होती है साथियों, लगभग समान होती हैं लेकिन मात्रा समान नहीं होती है। कोई बच्चा ज़्यादा हंसता है, कोई ज़्यादा रोता है। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांतों में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्तियां कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कितनी होती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 14, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। 14 मूल प्रवृत्तियां, तो आपके संवेग भी कितने, 14। अब आगे देखिए, विलियम मैकडूगल का मानना है कि इन प्रवृत्तियों का सकारात्मक उपयोग करके हम बच्चे को कार्य करने के लिए क्या करते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं।
विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण इन्हें मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। इस सिद्धांत को अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं आपकी। विलियम मैकडूगल हैं जो मूल प्रवृत्ति के जनक हैं। और अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत है। 14 ये आपके संवेग होते हैं। संवेग पहले तथा मूल प्रवृत्ति बाद में होती हैं। अब बहुत ही शानदार है आगे जानकारी। देखिए, ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं और संवेग हैं, इनको अच्छे से अपन समझते हैं केक को। सबसे पहले संवेग दे रखे हैं एक साइड में, मूल प्रवृत्ति भय। भय क्या है साथियों? संवेग है। और मूल प्रवृत्ति क्या होगी? या तो पलायन करेंगे या भागने की प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी। जब भी भय का संवेग दिखता है आपके शरीर में, तो मूल प्रवृत्ति आपकी क्या होगी? पलायन या भागने की। जैसे साथियों, दो दोस्त हैं, आप में से कोई भी मान लीजिए, और वो जंगल में घूमने जाते हैं। साथियों, वहां पर आपको अचानक से कोई सर्प दिख जाता है, तो आप क्या करते हैं? वहां से उसको देख करके भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि आपको भय लगता है, भय संवेग। और आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? वहां से भागने की। इसी प्रकार से क्रोध है संवेग, और मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युद्धा या युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति। समझिए, देखिए इसको। दो दोस्त एक साथ रहते हैं। दो दोस्त क्या है? एक साथ रहते हैं। उनमें से एक दोस्त इस दोस्त को बहुत ज़्यादा क्या करता है? परेशान करता है, उसके सामान को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ देता है। तो दूसरा जो दोस्त है वो क्या करेगा? उसको आएगा क्रोध। क्या आएगा उसको? क्रोध। तो ये क्या है? युद्ध प्रियता की, युद्ध के जैसी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति। इसी प्रकार से घृणा, देखिए घृणा, अप्रियता, विकर्षण या दूसरों को ना पसंद करने की प्रवृत्ति, निवृत्ति। साथियों, कई बार क्या है, आपके दोस्तों की आपको बातें पसंद नहीं आती हैं, तथा उसके द्वारा जो कार्य करने का तरीका है वो भी आपको पसंद नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? उससे घृणा करेंगे, उससे घृणा करेंगे। वो आपको अप्रिय लगेगा। विकर्षण, उससे अलग तरीके की, यानी ना पसंद करने की प्रवृत्ति। अब आगे देखिए, वात्सल्य। वात्सल्य संवेग होने पर साथियों संतान कामना की मूल प्रवृत्ति होगी। शिशु रक्षा की प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी। जैसे एक औरत के बच्चे नहीं है साथियों, वह किसी भी दूसरे बच्चे को देख करके उसके प्रति प्रेम, स्नेह तथा उसकी रक्षा का भाव रखती है साथियों। तो उस औरत में क्या है? वात्सल्य संवेग है। क्या है? वात्सल्य संवेग है। और संतान की जो कामना है वो मूल प्रवृत्ति है। एक आपने सुना हो साथियों, केकई। केकई ने अपने बेटे भरत की वात्सल्य, उसके प्रति वात्सल्य प्रेम के कारण ही साथियों राम को क्या दिया गया? वनवास भेजा था। और भरत का वहां पर क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया था। शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, अपने शिशु की, संतान की कामना। तो इस प्रकार से वात्सल्य से आप ये समझ सकते हैं। वात्सल्य से संतान कामना, शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, ये क्या है? मूल प्रवृत्तियां। इसी प्रकार से करुणा, विषाद या कष्ट, इससे आपकी संवेदना, शरणागति, दया की प्रवृत्ति आप में देखने को मिलती है। जैसे रावण का भाई कौन था साथियों? विभीषण था। रावण का भाई कौन था? विभीषण था। और जब वह श्री राम की शरण में आया, श्री राम की शरण में आया, तब श्री राम अपने दुश्मन रावण के भाई विभीषण को के प्रति जो मूल प्रवृत्ति थी वो कैसी थी? संवेग कैसा था? करुणा वाला। और मूल प्रवृत्ति दया की प्रवृत्ति विभीषण के प्रति। शरणागति, जब वह शरण में आया तो उसके प्रति संवेदनाएं देखने को मिली। अगला है कामुकता, यानी कामुकता संवेग, और मूल प्रवृत्ति क्या है? काम प्रवृत्ति, यानी सेक्स है।
तो कामुकता जो है साथियों, ये संवेग कामवर्ती मूल प्रवृत्ति को जन्म देती है। अगला 7वां है आश्चर्य, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कुछ जानने की इच्छा। आश्चर्य संवेग है साथियों, किसी दोस्त के आपसे परीक्षा में ज्यादा अंक आ जाते हैं और वह दोस्त आपका प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो इससे आपको क्या होता है, आश्चर्य होता है साथियों। और आप इस बात की इच्छा रखते हैं कि इसके किस कारण से ज्यादा नंबर बने। तो ये क्या है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यानी आश्चर्य संवेग के कारण मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अब देखिए आत्महीनता। आत्महीनता संवेग है जो स्वयं को ना पसंद करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई भी बच्चा है साथियों, उसकी बार बार उपेक्षा करना, अर्थात उसके द्वारा किए गए हर कार्य में कमी निकालना, उसे बार बार पागल कहना, निकम्मा कहना, जो कि क्या है, गलत है। और ऐसा करने पर साथियों उस बच्चे के मन में आत्महीनता संवेग आ जाता है और तब वह क्या करता है, स्वयं को ना पसंद करने की मूल प्रवृत्ति दर्शाता है या उसमें ढल जाता है। आजकल जो दिनों दिन आत्महत्या हो रही है साथियों, वह आत्महीनता का ही कारण है। तो इस प्रकार से इस संवेग और मूल प्रवृत्ति को आप समझ सकते हैं। 9वां है आत्माभिमान। इसको समझिए, देखिए श्रेष्ठता की प्रवृत्ति है, आत्म प्रदर्शन, गौरव, ये मूल प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं साथियों। एक मान लीजिए कोई भी नाम है, जैसे सोमन नाम का लड़का है। सोमन को स्वयं के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास था साथियों। क्या था, विश्वास था कि यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। कौन कर सकता है, सिर्फ मैं ही, और मैंने ऐसा किया, मेरे अलावा यह कार्य कोई भी नहीं कर सकता। सोमन का यह भाव उसमें क्या पैदा कर रहा है, आत्माभिमान संवेग को। आत्माभिमान यानी अपनी आत्मा पर अभिमान करना। और जो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता की मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है कि मेरे से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, मैं ही हूं जो भी है। गौरव, आत्म प्रदर्शन। अब देखिए 10वां, एकाकीपन यानी सामूहिकता का भाव। जैसे सुमन है, अपनी कक्षा में अकेला बैठना पसंद करती है और उसके मित्रों के बीच बैठने पर वह असुविधाजनक अपने आप को महसूस करती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, एकांकीपन संवेग है। और सामूहिकता के जो भाव है वह क्या है, मूल प्रवृत्ति। भूख देखिए, भोजनान्वेषण की प्रवृत्ति। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना। जब साथियों आप कहीं पर घूमने जाते हैं और आपको बहुत तेज क्या है, भूख लगी हुई है, तब आप उस समय अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो साथियों कोई सामान भी आप भेज देते हैं उस समय कि कैसे भी करके इस भूख को शांत किया जाए। और भोजन की व्यवस्था करने में लग जाते हैं, खोजने में। तो भूख तो क्या है, संवेग है। और इसमें जो मूल प्रवृत्ति क्या है, भोजनावेशन की प्रवृत्ति, यानी भोजन को खोजने की प्रवृत्ति। 14 है साथियों, इनको समझना तो होगा आपको। अधिकार भावना या स्वामित्व की संवेग है और इसमें क्या करते हैं, संग्रहण संचय प्रवृत्ति या अधिकार की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है साथियों। सुमन और डोली शर्मा दोनों सहेली हैं और हमेशा एक साथ खेलना पसंद करती हैं। लेकिन साथियों सुमन है, वो अपने खिलौना का संग्रहण करने की या संचय प्रवृत्ति की या इस प्रकार का अधिकार रखती है। तो ये उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। वह अपने खिलौनों को इसको नहीं देना चाहती है। तो उसमें स्वामित्व जो संवेग है
उसकी भावना प्रदर्शित करता है। रचनाभूति ये संवेग है और रचनात्मकता सृजनात्मकता की प्रवृत्ति। एक लड़की साथियों बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना लेती है, उसमें रंगोली है, मेहंदी डिजाइन है, अलग अलग प्रकार के चित्र कल्पना द्वारा बना लेती है। ये जो इस प्रकार के लक्षण हैं साथियों, ये रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति यानी सृजनात्मकता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। यानी रचनाभूति संवेग है वो उनमें देखने को मिलता है। आमोद अंतिम संवेग और मूल प्रवृत्ति इसकी क्या है? हास्य की प्रवृत्ति। आजकल तो बहुत हैं साथियों, बनवारी वाला जो कॉमेडी है या अपने कॉमेडी नाइट विद कपिल है, वह क्या करता है, कपिल क्या करता है, बात बात पर आपको हंसा देता है। तो उसमें क्या है? आमोद संवेग है तथा हास्य की मूल प्रवृत्ति विद्यमान है। तो इस प्रकार से साथियों ये 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति मैंने साधारण से उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आराम से समझाया है, थोड़ा सा वीडियो को लंबा भी किया है इसलिए। अब देखिए थोड़ा सा और है इसमें मैटर, उसके बाद में जो सिद्धांत आगे और दे रखे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा और देखें। ध्यान रहे साथियों, संवेग के शरीर क्रियात्मक सिद्धांतों में सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक सिद्धांत जेम्स यानी 1884 द्वारा दिया गया और लेंगे ने उसका समर्थन किया। अतः इसे जेम्स लेंगे सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संवेग के शरीर क्रियात्मक सिद्धांतों में से पुराने सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। जैसे साथियों दिव्या नौकरी पाने के लिए व्याकुल है, उसने साक्षात्कार के लिए अच्छी तैयारी की और आत्मविश्वास का अनुभव कर रही है। जैसे ही वह साक्षात्कार कक्ष में जाती है और साक्षात्कार प्रारंभ होता है, वह अत्यधिक तनाव में आ जाती है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वह उपयुक्त तरीके से उत्तर देने में असमर्थ हो जाती है। यह उदाहरण क्या है? संवेगों के शरीर क्रियात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। अब साथियों कल इंपॉर्टेंट सिद्धांत होंगे, बहुत सारे हैं, और सभी में से अगर बीच में से ना पूछा जाए तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाएगा। तो कल वाले सिद्धांत जरूर देखना। आज ये जो पढ़ाया गया आपके कितना समझ में आ रहा है ये भी बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। इसके लिए इतना फोर्स नहीं करता हूँ साथियों मैं जानता हूँ जिस विद्यार्थी को कक्षा पसंद आएगी वो सब्सक्राइब अपने आप ही कर लेगा, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब